बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं वॉर रूम। पाकिस्तान में जबरदस्त हड़कंप है और पाकिस्तान के मंत्री, नेता, जनरल जिस किस्म के बयान दे रहे हैं, अपने आप की, खुद की, पूरी दुनिया के अंदर बेइज्जती करवा रहे हैं, अब उससे आम पाकिस्तानियों को शर्म आने लगी है। मैं आपको इसके 2-3 उदाहरण अभी दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले तो पाकिस्तान का आर्मी चीफ मुल्ला आसिम मुनीर, जिसने वो भाषण दिया कि ये टू नेशन थ्योरी की वजह से पाकिस्तान बना, कलमे की बुनियाद पर बना, हम हिंदुओं से बिल्कुल अलग हैं, हम हिंदुओं से सुपीरियर हैं। समझ में ही नहीं आया कि कोई जिहादी मौलाना बोल रहा है कि किसी देश का सेना का प्रमुख बोल रहा है। अब उस बयान पर पाकिस्तान के अंदर इतनी चर्चा हो रही है कि हमें हमारे जनरल ने ही डुबो दिया। और एक सीनियर पत्रकार ने तो पूछा टीवी चैनल पर आकर के कि अरे जनरल साहब, आपको ये भाषण जिसने लिख के दिया था उसने अपनी दुश्मनी आपसे और पाकिस्तान से निकाल ली, क्योंकि इससे खराब भाषण आप ना लिखवा सकते थे ना बोल सकते थे। तो ये सवाल तो हम भी पूछ रहे हैं, और हमें वैसे कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है कि ये भाषण आसिम मुनीर का खुद का है, क्योंकि वो खुद ही मदरसा छाप आदमी है, इसीलिए वो ऐसी बात करेगा, इसमें हमें हैरानी नहीं है। पाकिस्तान के लोगों को शायद गलतफहमी थी कि हमारा ये इतना बड़ा जनरल है, शायद कोई तमीज की बात करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप सुनिए जरा, लोग पूछ रहे हैं क्या जरूरत थी ऐसी बातें करने की। श्याम कुमार जी, जो ये बात कह रहे हैं, बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर हमारा आर्मी का टॉप जनरल अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ऐसी भाषा इस्तेमाल करता है तो फिर तो अल्लाह ही खैर करे, जैसे उन्होंने कहा, फिर तो भाई ऊपर वाले ही कुछ कर सकता है पाकिस्तान का, कि ये क्वालिटी है हमारे जनरल की। देखिए, बौखलाहट है तो बौखलाहट में नीजक रिएक्शंस होते हैं, और जैसा वो आप सुन रहे थे अभी, हमारे जो नेता हैं, हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, और हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, हमारी जो कैबिनेट है, वो सोच समझकर और सही समय पे सही जगह पे अपना काम करती है। तो हमने कहा था आपके चैनल में परसों कि एक दिन का ये उदाहरण नहीं है, हम लगातार 40 साल से जो कर रहे थे उसको हमने 2014 से और उसके पहले भी दूसरी सरकार ने भी बहुत कुछ किया, और उसको हम आगे बढ़ाते रहे हैं। और इसके बाद अगर हम 370 के बाद अमन चैन लाते हैं और हम अपनी पकड़ बनाते हैं, वहां पे इंटीग्रेट करते हैं कश्मीर को पूरी तरह से भारत के साथ, और आना जाना शुरू करते हैं, कई लॉ हम चेंज करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हो रही है भारत सरकार की तरफ से, अमेंडमेंट्स और नए बिल जो लाए जा रहे हैं एक के बाद एक, जो कम्युनिटी के हिसाब से अच्छे हैं, उनको कुछ लोगों को खराब लगता है। भारतीय सेना का मनोबल हाई होना, इकोनॉमिक ग्रोथ होना, पाकिस्तान की सेना का मनोबल कम, बलूचिस्तान में विस्फोट, अफगानिस्तान में जो प्रॉब्लम उनके बॉर्डर पर हो रही है, ये सब को देखते हुए उन्होंने ये कदम उठा दिया, और हमें हमारी नासूर में उन्होंने एक नासूर डाला हमारे कश्मीर में हत्या करके। तो उस हिसाब से ये बौखलाहट के कदम इनसे निकल रहे हैं, और इनको ऐसी बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इनके पास दिमाग अब रह नहीं गया कि वो क्या करें। अरे आपको ये बताना जरूरी है कि हम एक दिन में कोई काम करते ही नहीं है। और दूसरी बात, युद्ध की बात कौन कर रहा है? हमारे प्रधानमंत्री ने तो जाके कहीं विदेश में कह चुके हैं कि युद्ध का समय ही नहीं है। युद्ध की बात हम कहां कर रहे हैं? हमने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे आप परेशान हैं। ये तो सिर्फ कूटनीतिक कदम है, आप इसको एक्ट ऑफ वॉर कह रहे हैं, तो आप कहिए सर, जरा सैन्य कदम भी बता दिए, इंडियन नेवी क्या स्वागत करेगी इनका? देखिए, अभी बात अगर ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस की है तो आपको पता है कि आप सेकंड टाइप का, आप न्यूक्लियर डिटरेंस की बात कर रहे हो, मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस की बात कर रहे थे, तो आपको पता है कि 2003 में ही नहीं, उसके बाद भी राजनाथ सिंह जी ने अभी 3-4 साल पहले कहा था कि जरूरत पड़ने पर हम अपनी फर्स्ट जो नो स्ट्राइक जो है हमारा पॉलिसी, उसको हम सिचुएशनली चेंज कर सकते हैं। ये हमने अभी कहा है, ये 2003 की बात नहीं है, उसके बाद भी हमने कहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, उसके पास आपका कोई काट नहीं है। शायद आपको हमारी आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिधामन की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ रही है। अभी अरिघात भी आने वाला है घात करने के लिए, और ये कहां कहे किस जगह से कैसे प्रहार करेगा, निस्तनाबूद हो जाएगा, ज्योग्राफिकल एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा अगर आपने किसी नापाक हरकत की, अगर कुछ ऐसा किया, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का भी यूज किया तो। सर, एक तस्वीर खूब चल रही है आजकल, क्योंकि नेवी की बात चली, तो देखिए, अगर इस बार समंदर के पानी में भी युद्ध होता है तो कोई कंपैरिजन नहीं है भारत की नेवल पावर का और पाकिस्तान की नेवल पावर का। अभी आपको बता देंगे हमारे पास क्या की हथियार हैं, उनके पास क्या हैं। एक तस्वीर में दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान की पास शायद 4-5 ही पनडुब्बियां हैं, और उसमें से भी 3 या शायद 4 वो डॉक्स में हैं। वो कुछ ऐसे मैप से कुछ तस्वीर ली गई है, सैटेलाइट से, उसमें दिखाई दे रही है, खुली हुई सबमरीन दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए, सबमरीन कैपेबिलिटी की बात करें तो 5 सबमरीन के अगस्ता 70 और अगस्ता 90 बी क्लास के, हसमत और खालिद क्लास के सबमरीन हैं।
इनमें रिपेयर चल रही है, शायद 2 इनके पानी में कहीं ना कहीं घूम रहे हो, पर बाकी 3 इनके सैटेलाइट पिक्चर बहुत क्लियर कहते हैं कि वो अभी ऑपरेशनल नहीं है, लॉन्ग मेंटेनेंस में है। एक तो जमीन पे उठा के रखा हुआ है, अच्छा। तो वो तो उतारने में मुश्किल है अभी, और लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस में है, तो सबमरीन कैपेबिलिटी इनके पास अभी है नहीं। और जहां तक हमारे पास 18 सबमरीन है जो कन्वेंशनल है और न्यूक्लियर भी है, न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल के साथ कैपेबल है, जो कि पूरे विश्व में 6 कंट्री के पास एलीट क्लब है उसके, जिसमें हम सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी और न्यूक्लियर ट्रायड हमने बना रखा है भारत की तरफ से। तो इसका कोई तोड़ नहीं आपके पास। मैं आपको बताऊं, मैं बड़ा नॉस्टैल्जिक फील करता हूं। जब मैंने मिसाइल की बटन दबाई थी, वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल की, जिस मिसाइल ने कराची को ध्वस्त किया था, वही क्लास का शिप जब मैंने कमांड किया और जब मैंने मिसाइल दाबी थी, तो मुझे वो दिन याद आ गया था, ऑपरेशन ट्राइडेंट। और हम क्लियर स्क्वाड्रन के लोग हैं, हम उसी क्लियर स्क्वाड्रन के लोग हैं जिन्होंने ये एक बहुत ही बड़ा प्रचंड अटैक कराची हार्बर पे किया था, एक तरह से सो कॉल्ड ब्लॉकेट करके पाकिस्तान के 70 किलोमीटर तक किसी को भी कुछ हिलने नहीं दिया, मर्चेंट शिपिंग्स को भी हिलने नहीं दिया। और तब जनरल नियाजी बांग्लादेश, जब विक्रांत में चटना और खुलगांव पे अटैक किया हमने और रोक दिया बांग्लादेश की तरफ, इस पाकिस्तान की तरफ से बाहर निकलना, तब जनरल नियाजी ने वो अपने आप को सरेंडर किया था। तो नौसेना का तो रोल बहुत ही क्लियर बनता है। आज भारतीय जो थोड़ा सा लाइट मोमेंट आपने क्योंकि बता ही दिया, मैं कह रहा हूँ मुल्ला आसिम मुनीर साहब, ये सब कुछ करना था तो अपनी सबमरीन की, अपनी पनडुब्बी की सर्विस तो पहले करा लेते। हमें किसी ट्रिप पे जाना होता है तो गाड़ी की सर्विस कराते हैं। यार तुम तो जंग करने चले थे, तुम्हारी अभी वहां गैराज में पड़ी है तुम्हारी सबमरीन, उसको तो कम से कम ठीक कर लेते पहले। एनीवे, अब ये तो हुआ, इन साहब ने अपने आर्मी चीफ पर सवाल उठाया। कल ही इनके रक्षा मंत्री टीवी पर जाकर कह रहे थे एक अमेरिकन टीवी इंटरव्यूअर को, लेडी इंटरव्यूअर को, कि उन्होंने पूछा आपके देश में आतंकवादी पलते हैं कि नहीं, आप साफ साफ बताइए। उन्होंने कहा आपके कहने पे ही तो पाले थे हमने, अब आप हमको डांट रहे हैं। तो अब इसके बाद फिर यहां पाकिस्तान के अंदर लोगों ने सर पकड़ा, क्या क्वालिटी है हमारे नेताओं की, क्या जरूरत थी ये बात बोलने की, दुनिया क्या सोच रही होगी कि तुमने एक बार अमेरिका के कहने पे आतंकवादी पाल लिए थे, इस बार अपने कहने पे पाल लिए होंगे और हो गया होगा हमला। कौन यकीन करेगा तुम्हारी इस बात पे कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, भारत ने करा लिया। क्यों नहीं मानेगी दुनिया कि पाकिस्तान यही कर सकता है? भाई इंडिया डार्लिंग है दुनिया का, कोई हमारे बचाव के लिए, बड़ा क्लियरली बोला उन्होंने। अरब, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके लिए है कि इंडिया को अरब वर्ल्ड साथ दे रहा है और इतना आपस में इतनी स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक रिलेशनशिप बड़ी है कि अरब वर्ल्ड पाकिस्तान को कभी सपोर्ट करेगा ही नहीं। सौरभ जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जरूर, अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, कन्वेंशनल युद्ध हुआ, मेरी कंसिडर्ड ओपिनियन है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल खत्म किया जाएगा, बर्बाद किया जाएगा। और इसमें सिर्फ भारत इन्वॉल्व नहीं होगा, काफ़ी सारे देश इन्वॉल्व होंगे। क्यों? इसकी बहुत बड़ी वजह ये है, वो वजह ये है, देखिए 5 न्यूक्लियर स्टेट्स हैं और 3 जिनके पास बॉम्ब है लेकिन डिक्लेयर नहीं किया है। 2 ने डिक्लेयर किया है, 1 ने डिक्लेयर नहीं किया है। 5 तो यूरोपियन स्टेट्स हैं, अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस और इंग्लैंड। और इंडिया और पाकिस्तान तो डिक्लेयर्ड हैं लेकिन वो एनपीटी का हिस्सा नहीं है। और इजराइल के पास में सबको मालूम है लेकिन डिक्लेयर नहीं। तो इनमें से पूरी दुनिया को ये चिंता लगी है कि अगर आप एक जिहादी स्टेट के पास न्यूक्लियर हथियार रखेंगे तो वो पूरे दुनिया के लिए खतरा बना पड़ेगा। जैसे अमेरिका और इजराइल और वेस्टर्न वर्ल्ड कोशिश कर रही है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन ना बनाए और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, यहां तक कि ट्रंप ने बोला मैं हमला भी कर सकता हूं। यही चिंता लगी है पाकिस्तान के बारे में। जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बम बनाया तो रेगन ने अपना मुंह उधर को कर लिया क्योंकि वो उनके स्टॉलवर्ट एलाई थे अफगानिस्तान में। लेकिन सिचुएशन बदली हुई है क्योंकि पाकिस्तान का रिकॉग्निशन पूरे विश्व में जिहादी स्टेट के तौर पर हो रहा है और ये वर्ल्ड अफोर्ड नहीं कर सकता कि पाकिस्तान। सर, आप बहुत बड़ी बात करेंगे, अगर मामला बढ़ा तो केवल भारत नहीं दुनिया आएगी और इनका सारा न्यूक्लियर स्टॉक खत्म करेगी। एब्सोल्युटली, मैं कंसिडर्ड ओपिनियन। प्रोएक्टिव अटैक कहते हैं ना जिसको, किससे पहले कि वो सोचे कि हम हमला करें, करेक्ट, तो उससे पहले इस चीज को खत्म कर देंगे। क्योंकि ये बार बार डर डालते हैं, जब भी कोई लीडर से बात होती है, किसी से भी बात होती है, तो पहले न्यूक्लियर का, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, और इसी चीज का दुनिया को डर दिखाने। अब देखिए, खास तौर से जैसे कर्नल टिक्कू कह रहे थे, आज उनके आर्मी चीफ की क्या सोच है? वो आतंकवादी की सोच है उनकी आर्मी चीफ की सोच तो है नहीं। एक बैलेंस, रेस्पॉन्सिबल
आज जो अगर न्यूक्लियर पावर कोई है तो एक रेस्पॉन्सिबल कंट्री होना चाहिए, जिम्मेदार कंट्री होना चाहिए, और ना कि जिस तरह के आज बयान कल आप ही लोगों ने बताया था शायद कि एक दफे इजराइल ने भारत से कहा भी था, बिल्कुल शायद कि मतलब हम ये काम करने के लिए तैयार आज हैं। भी हमें इजराइल सारी इंटेलिजेंस दी हुई है, इजराइल ने हमें सारी इंटेलिजेंस दी हुई है, सारे इक्विपमेंट दिए हुए हैं। जिस दिन जरूरत पड़ेगी भारत इजराइल की मदद से अमेरिका की शह पर ये कार्रवाई करने वाला है। मैं सॉरी, हाँ सर, सॉरी, आप बताइए। मैं बताता हूं, पश्चिमी देश इसलिए भी हैरान परेशान हैं, जैसे भारत है, हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर जखीरा जो है वो जिम्मेदार सरकार के हाथ में, सिविलियन कंट्रोल है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर हथियार हैं वो प्रैक्टिकली आर्मी के जनरल्स के हाथ में है, यानी वो कभी भी भड़क सकते हैं, तड़क सकते हैं। वेस्टर्न मुल्कों को क्या खतरा है कि हो सकता है वो कभी इसमें से कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ कंपोनेंट जो हैं वो किसी अरब मुल्क को या मुस्लिम देश को दे दें, खासतौर से ऐसा देश जो इजराइल के खिलाफ है। नॉर्थ कोरिया और ईरान को जो दिया है वो काफी हद तक इन्होंने पाकिस्तान ही प्रोवाइड किया है। मैं गरीब हैं, बेचने के चक्कर में क्या ले लो भैया, टेक्नोलॉजी लो, और ये उनके पास चुराई भी है। सौरभ जी, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूं। देखिए, जो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार है, ऐसा नहीं है कि वो एक देश के पास न्यूक्लियर हथियार है। वो पाकिस्तान बार बार कह रहा है वो इस्लामिक न्यूक्लियर बॉम्ब है, और भुट्टो ने बोला था बुद्धिस्ट के पास है, क्रिश्चियंस के पास है, हिंदूज के पास है, इस्लाम के पास नहीं है। तो वो तो इसे इस्लामिक न्यूक्लियर वेपन मानते हैं, पहली बात। इसलिए सिर्फ इंडिया का इंटरेस्ट नहीं है इसमें। आप मैं इजराइल को नंबर 1 गिनता हूं जिनको ज्यादा थ्रेट है हमसे, क्योंकि आपने देखा होगा हमस के लोग पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आए हैं, अभी आए पीछे, रावलकोट में हैं। और मैंने यह भी सुना है कि जब इजराइल ने फलस्तीनियन प्रिजनर्स को छोड़ दिया था, अभी समझो थोड़ा बहुत जो उनका युद्ध विराम हुआ था, उसमें से जो सबसे खूंखार फलस्तीनियन आतंकवादी हमस के हैं वो पाकिस्तान में हैं, पीओजेके में हैं। तो थ्रेट सिर्फ इंडिया को नहीं है न्यूक्लियर वेपन का, सबसे बड़ा थ्रेट तो इजराइल को है। इसके ऑप्शंस क्या है सर? अब इसके ऑप्शंस बनते हैं, हम लड़ाई नहीं करते, हम युद्ध नहीं करेंगे, हम फर्स्ट अटैक नहीं करेंगे, तो इनके जखीरों को खत्म कैसे करेंगे? प्रधानमंत्री ने बहुत क्लियर इंडिकेशन दिया है, हर संभावित कोशिश की जाएगी जिसके कारण हम इनसे निपट लें, कल्पना से दूर तक हम जा सकते हैं। क्या मतलब निकलता है? मतलब सीधा युद्ध नहीं होना, यह जरूरी नहीं है। पहला मेजर आपने देखा, दूसरे मेजर आपने देखा, वीजा देखा, डिप्लोमेटिक देखा, पर्सनल नॉन ग्राटा देखा, डिफेंस अटैचेस का, और सारे लोग जा रहे हैं, ये सब देखा आपने। अब क्या? ब्लॉकेट, सैंक्शंस, पैसे से खरीद के जखीरों को हटाना, इंटरनेशनल प्रेशर बनाना, और उनको ऐसा कर देना, स्कॉर्च अर्थ, या आइडेंटिफाई करके टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करना, जो वॉर वेजिंग कैपेसिटी है उनको खत्म करना, टेररिज्म कैपेसिटी है उनको खत्म करना, बिना युद्ध डिक्लेयर किए हुए, जैसे पुतिन कर रहे हैं, ये तो जैसे पुतिन कर रहे हैं। तो ये तरीका, यस सर। मोदी जी ने कभी पाकिस्तान का नाम अभी भी नहीं लिया, ये खाली इनको डर बैठा हुआ, हवा निकली हुई है। जबान खराब करनी है, क्यों जबान खराब करनी है? तरीका यही है। उन्होंने खाली कहा कि जब से- आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, और आज इनके ऐसे ऐसे अजीब अजीब बयान आ रहे हैं। आप सहमत है कर्नल टिकू के असेसमेंट से कि ये कदम हो सकता है पाकिस्तान के इस न्यूक्लियर ब्लफ को हमेशा के लिए खत्म कर दो, इस धमकी को? कैसे करें? सौरभ, बहुत ही वायरस आसान डाल के है। करें, फिजिकल अटैक कैसे करें, भी? बहुत तरीके हैं। ओके, युद्ध तो कल्पना में है सर, पिछले लेकिन युद्ध 3 से आगे दिनों की बात है में ये। पिछले 3 दिनों में मैं बताता हूं पाकिस्तान की क्या हालत है। उनके जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं उनकी कीमत 40% गिर गई है। पिछले 3 दिनों की मैं बात बताता हूं, हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, हमारा डेटा कहता है कि हमारे पास $680 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, पाकिस्तान के पास $35 बिलियन। यानी पाकिस्तान चाहे तो 15 दिन के लिए भी जरूरी सामान जैसे खाना हो गया, मेडिसिन हो गया, इंपोर्ट नहीं कर सकता। और तो और अब हमने पूरा डोजियर बना लिया है। इस बार जो FATF की ब्रीफिंग होगी, आप देखिए भारत सरकार का पूरा मन बनाया हुआ है कि FATF में इस बार इन सारे सबूतों को देते हुए हम फिर से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डलवाएंगे। पाकिस्तान की इकोनॉमी हिल जाएगी। आज की तारीख में पाकिस्तान के रुपये की हालत देख लीजिए, जहां हम कुछ खरीदने जाते हैं हम महज 100 रुपए में खरीद सकते हैं, वही चीज पाकिस्तान का रुपया इतना कमजोर हो गया कि उसे 300 पाकिस्तानी रुपए से खरीदना पड़ता है। पूरे दुनिया में सब लोग हिले हुए हैं। आज पाकिस्तान के जो एक्सपेट्रिएट्स हैं, जो कि विदेशों में काम करते हैं, वो अपना रुपया डॉलर में रख रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है पाकिस्तान की करेंसी गिर रही है, युद्ध के बाद शून्य की तरफ चल पड़ेगी।
सर एक ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन मैं आपको दो और इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। एक उनमें से एक पाकिस्तान के सीनियर आदमी हैं, इनका कहना यह है कि इमरान खान जेल में है 1.5 साल से, उसको बाहर निकालो। क्यों? इस वक्त उनके कंट्री में अगर कोई एक आदमी सच में पॉपुलर है तो वो इमरान खान है, और वो उसकी ताकत इतनी है कि उसके एक इशारे पर पाकिस्तान की जनता इन जनरलों के घर में घुस गई थी। आप याद कीजिए, इनके घरों के फ्रीजर में से खाना निकाल के ले आई थी। इसीलिए उनको यह डर है कि अगर देश को अपने साथ रखना है तो इमरान खान का फौज के साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है। उसको पहले बाहर निकालो, उसके साथ एक मीटिंग करो। क्या ऐसा होगा, इसकी बात हम लोग करेंगे। एक दूसरा, हर पाकिस्तान में आपको हर कुछ वक्त में कोई ना कोई कॉमेडियन कैरेक्टर मिल जाता है थोड़े थोड़े दिनों के अंदर। एक इनका एक परमानेंट कॉमेडियन आदमी है, लाल टोपी, समझ गए होंगे आप ना। अब वो लाल टोपी से पहली बार सेंस की बात कर रहा है। अच्छा, फॉर द फर्स्ट टाइम ही स्पीकिंग सेंस। वो लाल टोपी ये कह रहा है कि मैं 40 साल से कह रहा हूं जंग होगी जंग होगी जंग होगी, तो मुझे पागल समझते थे, अब तो मान गए। अब बाजार जाओ, दवाइयां, खाना, पानी खरीद के घर में स्टॉक कर लो, क्योंकि भारत जब बम बरसाएगा तब नहीं निकल पाओगे बाहर।